नमः संस्कृता विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका द ज्ञान कुंभ की एकदम नई सीरीज संस्कृत महाज्ञान में। जी हाँ, और संस्कृत के इस महाज्ञान की आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे धातु रूपम। आपने सही सुना। अब आप ये सोच रहे होंगे कोई भी भाषा की कक्षा शुरू होती है तो वर्णमाला से होती है, तो यहाँ पर सर ने धातु रूप क्यों लिए? तो हमने इसलिए धातु रूप लिए क्योंकि हमने इस पर अच्छे से विचार किया और समझा, अच्छी गहराई का अध्ययन किया कि विद्यार्थी जो हैं वहाँ संस्कृत में अगर सबसे कठिन या जटिल जो लगता है वो है धातु रूप और शब्द रूप। तो हम वहीं से कक्षा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि धातु जो रूप है, ये धातु शब्द यानी कि वही क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसे हम संस्कृत की भाषा में धातु बोलते हैं। अब धातु रूप इसलिए लिए हैं हमने क्योंकि ये इसका जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा विस्तृत है, गहराई तक है और बारीकी है इसमें अधिकतर, और आपको कठिन लगता है उसे हम सरल बनाएंगे, इसलिए हमने ये चुना। देखिए धातु रूप में ये तो आप समझ ही गए कि क्रिया का मूल शब्द, जैसे हिंदी में क्रिया होती है, इंग्लिश में क्रिया होती हैं, वैसे संस्कृत में क्रिया होती हैं। जैसे कि हमने एक धातु ली पढ़ना, यानी यदि इसकी इंग्लिश में बात करें रीड, तो इसकी जो यदि संस्कृत में बात होगी तो वो क्या है? पठ। इसका अर्थ होता है पढ़ना, पठ। तो ये धातु रूप जो होते हैं वो कितने काल इसके अलग अलग कालों में चलती है, और इसके कुछ पुरुष भी होते हैं और वचन भी। तो हम पहले उस पर ही चर्चा करते हैं। देखिए संस्कृत में हमेशा ये याद रखना कि 3 वचन होते हैं। अभी 2 वचन ही पढ़े हमने संस्कृत में, हिंदी में, और आपने इंग्लिश में भी जाने होंगे। तो कौन कौन से? एक तो एक वचनम होता है जिसमें एक की ही बात होगी, और एक होगा द्विवचनम जिसमें 2 की बात कही जाएगी, और एक होता है बहुवचनम जिसमें बहुत सारों स्थिति, लोग या वस्तुओं की बात कही जाएगी। ये तो हो गई वचन। अब है पुरुष क्या होते हैं, क्योंकि ये धातु रूप जो है वो 3 पुरुषों में चलते हैं। 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम, और तीसरा है आपका उत्तम। ये 3 पुरुष में धातु रूप चलते हैं। 3 वचनम हो गए, 3 पुरुषम। अब 3 पुरुष में यदि हम यहां से स्टार्ट करें नीचे से, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में स्वयं खुद के बारे में बात कही जाएगी, यानी कि इंग्लिश में अगर है इसमें फर्स्ट पर्सन होगा, पहला। इसके अंतर्गत जब खुद हम ही है तो मैं, हम सब ये आते हैं। मतलब मैं जो है वो एक वचनम में जाएगा, हम द्विवचनम, और हम सब बहुवचनम में। हम सब की बात हो गई, बहुवचनम हुआ। ये होगा उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का अर्थ निकलता सेकंड पर्सन, यानी कि दूसरे वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। मतलब यदि 2 लोग बात कर रहे हैं तो सामने वाले जो कह रहा है, कहा जा रहा है, तो वो होगा सेकंड वाला। तो इसमें क्या होगा? तुम दोनों और तुम सब। अब प्रथम पुरुष में किसी अन्य के बारे में, मतलब यदि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो जो कह रहा है वो तो उत्तम में हो गया, जिससे कह रहा है सामने वाले से वो मध्यम में हो गया। लेकिन यदि हम किसी तीसरे के बारे में चर्चा करें, जो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं है, और उसके बारे में बात करें, तो वो होता है प्रथम पुरुष। अब इसी कारण से जब हम तीसरे या अन्य के बारे में चर्चा कर रहा है तो इस कारण से इसका एक और नाम होता है, वो है अन्य पुरुष। इसीलिए बोलते हैं इससे अन्य पुरुष, क्योंकि हम किसी तीसरे के बारे में चर्चा करते। अब इसमें किसी और के बारे में बात, तो इसमें क्या कि कौन कौन से शब्द आते हैं? वह, बे दोनों, या बे से वह खाना खा चुका होगा, वह जा चुका होगा,
उन दोनों ने पढ़ लिया होगा। तो इस तरह के वाक्य के लिए ये प्रथम पुरुष है। तो ये तो पुरुष की हमने छोटी सी आपको जानकारी दी। उम्मीद है आप इन्हें नोट करते जा रहे हैं कि ये आप भूल सकते हैं, इसलिए आप लिख लें प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में मैं, हम। देखिए उत्तम पुरुष एक ऐसा पुरुष है जिसमें अस्मद और युष्मद के ही सर्वनाम रूप बनते हैं बस, और किसी के नहीं। बाकी सब में सबके बनते हैं। अस्मद यानी मैं होता है और युष्मद यानी तुम होते हैं। तो देखिए ये तो हिंदी में बात हो रही थी मैं, हम सब। यदि हम इसे संस्कृत में ले जाएं तो मैं को कहेंगे अस्मद और तुमको कहेंगे युष्मद। युष्मद मद, ठीक है। तो ये दोनों जो सर्वनाम रूप है, जब हम रूप शब्द रूप करेंगे उसके अंतर्गत आएंगे। तो ये दो, बाकी सब प्रथम और मध्यम में सारे शब्द आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वचनम और पुरुषम के बारे में जो हमने जानकारी दी है वो समझ में आई होगी। तो अब हम जानेंगे धातु के भेद या प्रकार। तो धातुओं को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं तो बोर्ड पर ये रहे। तो पहला जो है वो है परस्मयी पदी, दूसरा है आत्मनेपदी और तीसरा है उभयपदी। अब हम इनकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। वैसे आपको धातुएं चूंकि हजारों हैं, यानी कि क्रिया वर्ब हजारों हैं, तो हम कैसे याद करें। एक तो सभी नहीं पूछी जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट रहती हैं परीक्षा में वही पूछी जाती हैं, लेकिन इधर हम सब बता देंगे। देखिए परस्मयी पदी में आप लिख सकते हैं प्रश्न बना के कि परस्मयी पदी धातु क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर लिखें कि वे धातुएं जिनका प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें हम परस्मयी पदी धातुएं कहते हैं। तो परस्मयी पदी धातुओं को हम उदाहरण के तौर पे इधर देख सकते हैं। जैसे कि पठ एक परस्मयी पद धातु है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। गम जिसका अर्थ होता है हिंदी में जाना। और लिख यानी लिखना। हंस यानी हंसना। बद यानी बोलना, लिखना। बद इसका अर्थ होता है हिंदी में बोलना। और भी बहुत सी धातुएं हैं। अब हमें इन बहुत सी धातुएं हैं तो हम कैसे पहचाने कि परस्मयी पदी धातुएं हैं या आत्मनेपदी हैं या उभयपदी हैं। तो एक ट्रिक है, उसे आप अपनी कॉपी पर लिख लें। वो क्या है कि हमेशा ये याद रखना कि जो परस्मयी पद धातुएं हैं वो कभी भी कर्मवाच्य और भाववाच्य नहीं बनाती हैं। जी हाँ, तो फिर क्या बनाती है, हमेशा कर्तृवाच्य बनाती हैं, क्रियावाचक ही रहती हैं, क्रियाओं में ही रहती हैं। जैसे कि आपने पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, खेलना, क्रीड जैसे बोलते हैं। क्रीड धातु है संस्कृत में और इसका अर्थ होता है खेलना। तो ये और भी अगर आप ये और भी हम थोड़े कंफ्यूजन में है कि कैसे याद रखेंगे, तो जब हम इनके रूप पढ़ाएंगे ना कालों में लकारों में, तब आप और अच्छे समझ जाएंगे। और फिर तो आपको हैबिट या आदत ही हो जाएगी उन्हें जरा में याद कर लें। क्योंकि जो परस्मयी पदी धातुएं हैं उनके रूप अलग चलते हैं और आत्मनेपदी उनके रूप अलग चलते हैं। तो ये तो हो गई परस्मयी पद धातुओं के बारे में। अब है आत्मनेपद धातुएं क्या होती हैं, तो वो भी आप लिख लें कि आत्मनेपदी धातु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब उत्तर लिखें, वे धातुएं जिनका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है कर्म पर नहीं, उन्हें हम आत्मनेपद धातुएं कहते हैं। तो वे धातुएं कौन सी होंगी जो आत्मनेपदी होती हैं, तो हम वो उदाहरण से समझते हैं। तो अब हम उदाहरण के तौर पे कुछ धातुएं समझते हैं कि वे आत्मनेपदी कैसे हैं। देखिए ये जो नी इसका अर्थ होता है हिंदी में ले जाना, ले जाना। लव, लव धातु जिसका अर्थ होता है पाना। वृत्त धातु जिसका अर्थ होता है होना। सेव धातु जिसका अर्थ होता है सेवा करना।
ये आपकी आत्मनिपदी धातुएं हैं। इनके हमने अर्थ इसलिए लिख दिए क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहा है तो अर्थ समझ में नहीं आएगा, हम डायरेक्ट बोलेंगे। तो ये तो थी आत्मनिपदी धातुएं। और अब तीसरा भेद है धातुओं का, वो है उभयपदी धातुएं। तो प्रश्न लिखें, उभयपद धातुएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है वे धातुएं जिनके रूप परस्मैपदी और आत्मनिपदी दोनों में चलते हैं उन्हें हम उभयपद धातुएं कहते हैं। तो वो धातुएं कौन सी हैं जिनके रूप हमें परस्मैपदी में भी मिलेंगे और आत्मनिपदी में भी मिलेंगे। तो देखिए वो धातुएं आपकी जैसे ब्रू, शींग, ब्रू का अर्थ होता है बोलना और शी का अर्थ होता है सोना। सी या सींग भी बोलते हैं, ऐसे इस तरह से लिखा जाता है। ब्रू यानी बोलना, शींग यानी सोना और दूह यानी दोहना। अब ये दोहना शब्द क्या है, आप जो गायों से दूध निकालने की विधि होती है ना, इस तरह निकाल, उसे दोहना, दूध दोहना बोलते हैं। तो दोह धातु होती है जिसका अर्थ होता है दोहना। और भी हैं, इनके जो रूप होते हैं वे परस्मैपदी में भी चलते हैं और आत्मनिपदी में भी चलते हैं। इस कारण से इन धातुओं को हम उभयपदी बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको धातुओं का जो वर्गीकरण है वो समझ में आया होगा। हमेशा याद रखना परस्मैपदी जो क्रिया बनाती हैं कभी भी भाववाच्य या कर्मवाच्य। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, तो वो कौन सी धातुएं हैं कि जो कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों, वो आत्मनिपदी होती हैं। जो हमने लव व्रत पढ़ी ना, सेब, ये बनाती हैं। और ये है उभयपदी के उदाहरण। तो अभी हमने आपको धातुओं की मोटा मोटी जानकारी बताई है और भी हमें बताने के हम बारीकी से पढ़ रहे हैं, अभी शुरू नहीं किया धातु रूपों को। और उम्मीद है आपने सारे के सारे वाक्य जो हमने इधर लिखे और बोले वो अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दें और हमारे परिवार ज्ञान कुंभ से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।